नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो आज अपन लोगों की जो क्लास चलेगी वो चलेगी संविधान संशोधन से संबंधित, है ना। तो पॉलिटी की लगभग हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और जो हम लोग की क्लास रहेगी वो संविधान संशोधन से रहेगी। यहाँ से आने वाले आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें पहले संविधान संशोधन को बहुत गहराई से पढ़ना है कि संविधान संशोधन हम कहते किसे हैं, इससे क्या तात्पर्य है ना। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कितने प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान संशोधन, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। यानी पेपर सेटर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो उसके बाद संविधान संशोधन होता क्या है, संविधान संशोधन किसे कहते हैं, संविधान संशोधन से तात्पर्य क्या है, इसको समझना अच्छे से, है ना। संविधान संशोधन से तात्पर्य क्या होता है। संविधान संशोधन से तात्पर्य होता है जोड़ना, हटाना और परिवर्तन करना। कहने का मतलब इतना सा है, अगर आपको संविधान में एक बिंदी भी जोड़नी होगी या एक बिंदी भी हटानी होगी, शब्द तो छोड़ ही दो, आप अक्षर भी छोड़ दो, मैं तो सिर्फ एक बिंदी की बात कर रहा हूँ। अगर संविधान में एक बिंदी भी जोड़नी होगी या एक बिंदी भी हटानी होगी तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमें संविधान में एक बिंदी भी जोड़नी है तब भी संविधान संशोधन होगा, अगर उस बिंदी को हटाना है तब भी संविधान संशोधन होगा। या भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो, यानी उसको ना हटाना हो और ना उसको जोड़ना हो, यानी कुछ परिवर्तन करना हो, तो तब भी क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। तब भी क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। आपको उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। नंबर 3 अखंडता। कहने का मतलब ये है कि भाई प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्षता, नंबर 3 अखंडता। तो मैंने तो आपको ये बताया कि अगर एक बिंदी भी जोड़नी होगी तब भी संविधान संशोधन करना होगा। यहाँ पर तो 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, एक समाजवादी और एक पंथनिरपेक्ष और एक क्या, अखंडता। तो इसलिए संविधान में संशोधन तो बनता है। और कौन सा संविधान संशोधन बनता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। यानी भारतीय संविधान में संशोधन किया गया प्रस्तावना में इन 3 शब्द को जोड़ने के लिए। और संविधान संशोधन कौन सा किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो अगर हमें संविधान में कुछ जोड़ना होगा तो हमको बाकायदा क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तो हमने क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन करना पड़ा। और संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद नंबर 2, जैसे अनुच्छेद 31 अस्तित्व में नहीं है, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, 7-1 = 6। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई पहले मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या
6 है। कहने का मतलब ये है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बात क्लियर है मेरी इतनी? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्त कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 31 आज अस्तित्व में नहीं है। तो क्या करना पड़ा? हमने संविधान संशोधन हमें करना पड़ेगा, संविधान हमें संशोधन करना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। ऐसे ही अगर हमें संविधान में कुछ परिवर्तन करना पड़ा, आप जानते हो अनुच्छेद 45 में साफ साफ लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। लेकिन आज के दिन यह सब अनुच्छेद 21A के तहत है, यानी परिवर्तन किया गया, न कुछ जोड़ा गया और न कुछ हटाया गया। न कुछ जोड़ा गया और न कुछ हटाया गया। कहने का मतलब क्या है? परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 में जो लिखा हुआ था, अनुच्छेद 45 में जो लिखा हुआ था, जो कुछ भी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। लेकिन आज के दिन यह सब अनुच्छेद किस में है? 21A के तहत है। कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 45 में जो बातें लिखी हुई थी उसको समाप्त नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, बस क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 45 से हटाकर उसको कहाँ लिख दिया गया है? एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। आज के दिन ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21A में। तो हमने क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा संविधान संशोधन किया था हमने? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद आप नोट नंबर 1 लगाओगे। अब तक कुल 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कुल 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। कहने का मतलब ये है अब तक कुल 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जो पारित हुए हैं या जो संविधान संशोधन अब तक हुए हैं वो कुल कितने हैं? वो कुल आपके 105 है। तो पेपर सेटर यहाँ से सीधी सीधी आपसे संख्या भी पूछ सकता है कि भाई कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं? कुल संविधान संशोधन कितने हुए हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि कुल संविधान संशोधन हुए हैं 105, लेकिन संसद में संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किए जा चुके हैं वो कितने पेश किए जा चुके हैं? 127। यहाँ से पेपर सेटर आप लोगों का थोड़ा बहुत दिमाग भी हिला देगा। कैसे हिला देगा? पूछ लेगा अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 105। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं? तो आप लोगों का आंसर 105 नहीं होगा, आप लोगों का आंसर क्या होगा? 127। क्या होगा? 127। अगर संविधान संशोधन विधेयक पूछे कितने पेश किए जा चुके हैं तो आंसर 127, और पूछ ले कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? 105। उसके बाद नोट नंबर 2। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि भाई अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आप लोगों का प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा कि सर अनुच्छेद 368 में। लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन 2 तरीकों से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 2 तरीकों से किया जा सकता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि भाई
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन दो तरीकों से कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होगा वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत पूछे, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 2 होगा। लेकिन अगर वहीं पर ही पेपर सेटर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने के कितने तरीके हैं, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? 3। अगर 368 के तहत पूछे तो संविधान संशोधन 2 तरीकों से किया जाता है, लेकिन अगर भारतीय संविधान के अनुसार पूछे तो संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जाता है, जो कि निम्न है। नंबर 1 देखो, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। और विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत से यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यानी अच्छे से पढ़ना, भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1 साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। आप कंफ्यूज मत होना, इसको वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एक बार नहीं पढ़ सकते तो 2 बार पढ़ना, लेकिन संविधान संशोधन आपके दिमाग में ऐसा सेट कर दूंगा कि जिंदगी में आप कभी संविधान संशोधन ही नहीं भूलोगे, है ना। तो भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। अगर 368 के तहत पूछे तो विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत यानी नंबर 2 और नंबर 3। और अगर भारतीय संविधान के अनुसार पूछे तो 3 तरीकों से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। क्लियर है? और नंबर 3 क्या है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, है ना। तो विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। तो भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है। नंबर 1 साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और नंबर 3 पे क्या है? विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। नोट लगा के लिखना, साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन को संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता। संविधान संशोधन के रूप में उन्हें ही काउंट किया जाएगा जिन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होती है, यानी 2 एवं 3। कहने का मतलब ये है, अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। वो जो 105 जो संविधान संशोधन हुए हैं ना, उन पर जितने वो संविधान संशोधन हुए हैं कुल 105, उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई थी। उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई थी। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उल्लेख
आपको पता है कहाँ है ना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 या भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरीकों से, 2 तरीकों से, एक विशेष बहुमत से यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और एक क्या है, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। लेकिन एक बात हमेशा अच्छे से याद रखना प्यारे बच्चों, अगर साधारण बहुमत से कोई संविधान संशोधन किया गया है तो वो संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता, वो संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता। संविधान संशोधन के रूप में उन्हीं संविधान संशोधनों को काउंट किया जाएगा, संविधान संशोधन के रूप में उन्हीं संविधान संशोधनों को काउंट किया जाएगा जिन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होगी, जिन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होगी। कहने का मतलब ये है, अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105। तो उन 105 के 105 पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई है। अगर कोई संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किया जाएगा तो उसको संविधान संशोधन के रूप में कतई भी काउंट नहीं किया जाएगा। इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। उसके बाद नोट नंबर 4, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 368 में है। पेपर सेटर यहां से क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि भाई संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, संसद यानी पार्लियामेंट। यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, हमारी संसद कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। पेपर सेटर यहीं से 2 क्वेश्चन बना देगा। क्या बना देगा, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, या संविधान संशोधन कौन कर सकती है, या संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, तो आपका आंसर क्या होगा, संसद, सिर्फ और सिर्फ संसद। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 368। आई मेरी बात समझ में। यहाँ से देखो हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। 2 क्वेश्चन क्या बनाए हैं, पहला क्वेश्चन संविधान में संशोधन की शक्ति किस में निहित है, संसद में, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ संसद में। दूसरा क्वेश्चन क्या बना देगा, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के बताओ किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, साधारण बहुमत के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होते, संविधान संशोधन के रूप में सिर्फ और सिर्फ वे संविधान संशोधन काउंट होंगे जो इन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई है, जिन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू हुई है। उसके बाद नोट नंबर 5, आपको पता है हमारी ये संसद है, संसद में कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा और राज्यसभा है ना, कोई विधेयक अगर लोकसभा में पारित होता है और पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में, और अगर उस विधेयक को राज्यसभा पारित कर दे तो वो पारित माना जाएगा, और अगर वो खारिज कर दे तो वो खारिज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है और वो जैसे ही राज्यसभा में पहुंचता है, राज्यसभा उसको चाहे तो पारित कर दे, चाहे तो उसको खारिज कर दे। अगर राज्यसभा ने भी वो पारित कर दिया, वो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने भी उसको क्या कर दिया, पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी उसको क्या कर दिया, पारित कर दिया, तो वो पारित माना जाएगा। लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद जैसे ही वो राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया, राज्यसभा ने उसको खारिज कर दिया, तो वो विधेयक वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, वो विधेयक वहीं पर ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई विधेयक
राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा उसको पारित कर दे तो पारित माना जाएगा, और उसको खारिज कर दे तो वो खारिज माना जाएगा। कहने का मतलब ये है इन दोनों के पास क्या है, समान शक्तियां हैं। क्या है, समान शक्तियां हैं। विधेयक चाहे तो लोकसभा में विधेयक लोकसभा में रख दो या राज्यसभा में रख दो, बात एक ही है। लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने खारिज कर दिया तो वो विधेयक वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। और राज्यसभा ने अगर उसको पारित कर दिया और लोकसभा ने उसको खारिज कर दिया तो वो विधेयक वहीं पर ही खारिज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है संविधान संशोधन के लिए कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा में ही लाया जाएगा तब राज्यसभा में जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा और तब लोकसभा में जाएगा। वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा चाहे तो पारित कर दे चाहे तो खारिज कर दे। राज्यसभा ने पारित कर दिया तो पारित माना जाएगा और राज्यसभा ने अगर खारिज कर दिया तो वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है और फिर लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा चाहे तो उसको पारित कर दे और अगर चाहे तो खारिज कर दे। अगर लोकसभा ने इसको पारित कर दिया तो पारित माना जाएगा, लोकसभा ने इसको खारिज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को एक समान शक्तियां प्राप्त हैं। और संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को एक समान शक्तियां प्राप्त है। ये जो मैंने नोट नंबर 5 लिखा ना आपको यहाँ पर समझाया, संसद के दो सदन लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा ने खारिज कर दिया, समाप्त। राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा ने खारिज कर दिया तो समाप्त। तो क्या है, दोनों संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को एक समान शक्तियां प्राप्त हैं और संविधान संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को एक समान शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। इसको भी अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। जो एग्ज़ाम सेटर है या जो पेपर सेटर है वो ये भी क्वेश्चन बोल लेता है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संसद की क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आप लोगों का प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा कि नहीं, संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट में आंसर देना कि जो संयुक्त बैठक वाला जो प्रावधान है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है। उसके बाद साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन क्या होता है, ये क्लास हमारी कल होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, ये आप लोगों का ही क्या है, चैनल है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।